लाडले ये अयोध्या नहीं है, कोई लंका में अपना नहीं है। तू भंवर बीच क्यों सो गया रे, तू भंवर बीच क्यों सो गया रे। बेटा ये अयोध्या नहीं है, अब लंका है। ये जो प्रतियोगी क्षेत्र है ये लंका है और आपको लड़ना है। राम की तरह धनुष नहीं कलम उठाना है और उनकी तरह ढाल नहीं किताब उठाना है। किताब उठाओ, किताब, और तलवार की जगह पेन उठाओ और लड़ पड़ो अपने किस्मतों और दुश्मनों से। लड़ पड़ो अपने किस्मतों और दुश्मनों से और कहो हाय हिम्मत तो झुका के दिखा। कहो इनसे कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं हूं जिसको नदियों ने सींचा है। दोस्त बंजर भूमि से पलकर मैंने मृत से जीवन खींचा है और मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं। अरे दुश्मनों और किस्मतों तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। स्वागत है लक्ष्य के आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जीडी की 6 प्रैक्टिस सेट बेटा हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों ने उसको देखा भी, सराहा भी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि ज्योग्राफी हम लोग पहले क्लास में पढ़ेंगे। तो मंडे से जो मैं आपके लिए फाउंडेशन क्लास लेकर आऊंगा जीएस में, उसमें लेकर आऊंगा क्या, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे पहले इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपसे वादा है, मैंने वादा किया है कि जीडी का 15 सेट कराऊंगा, यानी लगभग 3000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और आपके जीडी के ठीक पहले मुद्रा, राजधानी दिवस और खेल पर स्पेशल वीडियो में मैराथन क्लास लेकर आऊंगा। दोस्त वादा है तुमसे, मैं लेकर आऊंगा, बस बने रहना हमारे साथ, इसी तरह बने रहना, पक्का लेकर आऊंगा। आपसे ये वादा कर रहा है मेरा, मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं लेकर जरूर आऊंगा आपसे, बस बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए जीडी की पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 6 मॉडल पेपर कर चुके हैं। आज का जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर नंबर 7 है। ये रहा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। दोस्त पेन उठाओ, दनादन अपने क्वेश्चन अटेंड करो, क्वेश्चन देखो, जितना नंबर आपका, कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। देखो फर्स्ट पूरी सिलेबस कवर किया है मैंने जीडी का, कोई भी सेशन छोड़ा नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता कि मैंने कोई सेशन छोड़ दिया है तो आप नीचे कमेंट है यार भर दो, कमेंट को बताओ। तुम्हारी डिमांड मेरे लिए सर्वोपरि है, तुम डिमांड करो, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन है क्या, कह रहा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर आप सब जानते हैं, ये तो हम लोग सब जानते हैं। क्या ब्लीचिंग पाउडर, जब कपड़े में दाग लग जाता है तो आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर लेकर आते हैं और कपड़े के दाग को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। कपड़े के कलर को समाप्त करने के लिए अगर आप किसी कपड़े पर ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो उसका कलर सफ़ेद हो जाएगा। ध्यान देना, अगर कोई चीज़ रंगहीन होता है, अगर कोई चीज़ रंगहीन होता है दोस्त, तो वो क्या हो जाएगा, वो सफ़ेद हो जाएगा। अगर कोई चीज़ दोस्त रंगहीन होता है तो वो सफ़ेद हो जाएगा। बेटा ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ सूत्र पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा है तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaCOl2। ठीक है, रट्टा मार लो बेटा, जब एग्जाम नजदीक हो तो कुछ समझने की जरूरत नहीं, रट्टा मार लो यार, रट्टा फिक्र। एग्जाम क्वालिफाई करना, ज्ञानी थोड़ी बनना है। क्या करोगे, मास्टर बनोगे ज्ञान बनकर? नहीं, मास्टर वाटर नहीं बनना है आपको। ठीक है, बस क्या काम करो, आप रट्टा मार लो, जो बात समझ में आने रट्टा मार लो यार। एग्जाम निकालो, वर्दी पहनो, जाओ मजा करो, कभी गोवा, कभी गुप्तार घाट, अगर फैजाबाद के हो यही घूमो, मौज करो यार। यह क्या किताब में दिमाग लगाए पड़े हुए हो, बाहर निकलो यहाँ से। कोई इंतजार कर रहा होगा, सोचो अगले करवा चौथ में चले तोहरा मुंह कोई देखे यार, हैं? वरना बेटा लेट हो जाएगा, पता चलेगा दिल में कोई और चलनी में कोई और। कतना करवा चौथ टरकाओगे, हैं? पढ़ लो बेटा हुआ, ठीक है। वर्दी मिलेगा तुरंत, जैकेट जो दिल में है फिर वही चलनी में रहेगा, नहीं तो फिर होगा क्या, दिल में कोई और चलनी में कोई और, चले तार करवा चौथ नहीं, तार चौथा निकल जाएगा। पढ़ो बेटा, ध्यान से देखो। अगला सवाल देखो, केरा सत्यमेव जयते, फेमस क्वेश्चन जीडी के सबसे वनडे एग्जाम में कई बार आपने देखा होगा। कह रहा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, शिव ही सत्य है और शिव ही क्या है, सुंदर है। ये सत्यमेव जयते आपको कहाँ मिलेगा, अशोक स्तंभ में मिलेगा। कहाँ पर, अशोक स्तंभ में मिलेगा। अशोक स्तंभ में बेटा कितने शेर हैं, 4 शेर है। कितने शेर हैं, और अशोक स्तंभ को कहां से लिया गया है, ध्यान देना, सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ से। और ये सारनाथ बेटा कहां पर, बनारस में। कहां पर, बनारस, यानी कहां पर, बनारस यानी वाराणसी में, सारनाथ से लिया गया बेटा। और ये सारनाथ में अशोक स्तंभ में जो सत्यमेव जयते लिया गया, ये कहां से लिया गया है,
मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। बेटा अर्थशास्त्र, अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र की, ध्यान सुनना, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। बेटा इसी में 15 अध्याय है। अर्थशास्त्र नामक पहली पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था, जिसमें 15 अध्याय है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था कौन? अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसी में 15 अध्याय हैं। इसी में पहली बार कौटिल्य ने अखंड भारत की कल्पना किया था। किस भारत की? अखंड भारत की कल्पना कौटिल्य ने पहली बार किया था, अखंड भारत की कल्पना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा हर्षवर्धन हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? बच्चे हर्षवर्धन की अगर बात करें, आप ध्यान सुनना, जब गुप्त वंश का विनाश होगा, जब गुप्त वंश समाप्त होने लगेगा, जब गुप्त वंश का पतन होने लगेगा बेटा, तब क्या होगा? तो बहुत सारे वंश निकलेंगे। वहीं पर एक शहर निकलेगा थानेश्वर, और इसी थानेश्वर में एक राजा होंगे, राज्यवर्धन। क्या होंगे? राज्यवर्धन होंगे। और ये राज्यवर्धन के निधन के बाद ही थानेश्वर के शासक बनेंगे कौन? हर्षवर्धन। कौन बनेंगे बेटा? हर्षवर्धन बनेंगे। इन्हीं के बाद कौन बनेंगे? हर्षवर्धन बनेंगे। और यही हर्षवर्धन, इन्हीं हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर बेटा, नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन के साथ एक व्यक्ति का युद्ध होगा। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बच्चे। किस नर्मदा नदी पर? किसका? पुलकेशन द्वितीय का। नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर क्या होगा? युद्ध होगा। किसके साथ? पुलकेशन और हर्षवर्धन के साथ। अच्छा, हर्षवर्धन का शासनकाल पूछे तो 606 से लेकर 647 तक कौन रहेंगे? 647 ईसा पूर्व तक कौन रहेंगे? थानेश्वर पर। थानेश्वर पर कौन रहेंगे? हर्षवर्धन रहेंगे। ध्यान दो ना, हर्षवर्धन से सबसे अधिक सवाल आप लोगों ने सुना होगा हेनसोंग, हेनसोंग जो थे, जो चीनी यात्री हेनसोंग थे, जो चीनी यात्री हेनसोंग थे, ये किसके शासनकाल में आए थे? ये चीनी यात्री जो हेनसोंग थे, चीनी यात्री हेनसोंग, ये किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो बेटा हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। किस युद्ध में हुआ था? नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था। किस पर? नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था, और उसको क्या किया था? पराजित कर दिया था। अगला सवाल देखें, कह रहा किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़पनीस से जुड़ा हुआ है? किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़पनीस से जुड़ा हुआ है? बच्चे आइए इनमें से सारे गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सभी गवर्नर जनरल आपके पेपर में गवर्नर जनरल दिया हुआ है। किसमें? जीडी में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नर जनरल के बारे में जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या था? लॉर्ड डलहौजी। तो अगर डलहौजी के बारे में बात करें तो डलहौजी के कुछ काम आपको ज़्यादा जानना है, जुड़े रहो, इतिहास के साथ जल्दी आऊँगा मैं। ठीक है, देखिए जो क्या है लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी जो है, इनको लॉर्ड ना कहें, इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। डलहौजी के बारे में अगर बात किया जाए तो डलहौजी से बेटा आपको कुछ बातें याद रखना है। सबसे पहली बात क्या याद रखना डलहौजी के बारे में? इंपॉर्टेंट बात क्या है? डलहौजी के बारे में एक शिक्षा नीति आएगा जो कहलाएगा चार्ल्स वुड शिक्षा नीति। चार्ल्स वुड शिक्षा नीति आएगा। ये चार्ल्स वुड शिक्षा नीति जो आएगा ये 1854 में आएगा। ये कब आएगा? 1854 में आएगा। और इसी समय बेटा, इसी जो चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति है, इसी को एक नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? वुड डिस्पेच। जिसे कहा जाता है वुड डिस्पेच। वुड डिस्पेच के नाम से जाना जाता है। और इसी वुड डिस्पेच को रट्टा मार लो बेटा लोग, ध्यान देना, कॉपी में आपके आएगा शिक्षा का मैग्ना कार्टर कहा जाता है। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टर कहा जाता है। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टर कहा जाता है। किसे? वुड डिस्पेच को। क्या था इसमें बेटा क्या काम किया गया था? अंग्रेजी शिक्षा पर। क्या पर? अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के महत्व को ध्यान में रखा गया था। यानी अंग्रेजी शिक्षा के इसके अलावा बेटा इस पर दिया गया था महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसी में महिला शिक्षा पर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था। महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसी में बेटा पहली बार ध्यान सुनना, अगर आप टेट सीटेट की कभी तैयारी करेंगे, इसी पर प्राथमिक शिक्षा
कम से कम प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का क्या था, प्रावधान था। किसमें, वुड किडिस पेज में। किसमें दोस्त, वुड किडिस पेज में था। डलहौजी से आपको 2-3 बातें और याद रखनी है। क्या, डलहौजी ने बेटा राज हड़प नीति, जिसे आप व्यापगत नीति कहते हैं, जिसे आप व्यापगत नीति कहते हैं, 1848 में इसी के तहत जो पहला राज हड़पा था वो क्या था, सतारा था। ध्यान देना, वो क्या था, सतारा था। राज हड़प नीति के तहत डलहौजी ने पहला राज हड़पा था वो सतारा था बेटा, याद रखना। इसके अलावा 1854 में किसे हड़पा था, तो नागपुर को। किसे हड़पा था, नागपुर को। राज हड़प नीति के तहत ये अंतिम था बेटा, लेकिन बेटा कहीं कहीं हो सकता है मिल जाए। 1855 में करनौली को भी हड़पा था 1855 में, लेकिन इसे वापस करना पड़ा था। इसे वापस करना पड़ा था। अब क्यों करना पड़ा था, ये इतिहास का सब्जेक्ट है और हम लोग इतिहास में इसको पढ़ेंगे। करना पड़ा था, याद रखने ना बच्चे। इसके अलावा क्या काम किया गया था, 1856 में किसे हड़पा था, ये हड़पा था किसे, अवध को। अवध को हड़पा था, लेकिन बेटा अवध को व्यापगत नीति के तहत नहीं हड़पा था ना। अवध को व्यापगत नीति के तहत नहीं हड़पा था। फिर किसके तहत हड़पा था, कुशासन के आधार पर हड़पा था। किसके आधार पर, कुशासन के आधार पर क्या किया था, अवध को हड़प लिया था। किससे हड़पा था, अवध को हड़पा था बेटा। और ध्यान से सुनिए डलहौजी के बारे में। 1853 में बेटा डलहौजी ने क्या चलाया था, रेलगाड़ी हो। कौन सी गाड़ी, रेलगाड़ी। कहाँ से, ठाणे से। कहाँ से, ठाणे से। किसके बीच, मुंबई के बीच। किसके बीच, मुंबई के बीच। और यही चली थी भारत में पहली ट्रेन की शुरुआत हुआ था। किसके लिए चालू किया था ट्रेन, वहाँ भारत के मोह में चालू किया था ना। ये सब कच्चा माल ढोया रहा बेटा, तो ये सब कच्चा माल ले जाने आए थे। तो दोस्त ये सब कच्चा माल के लिए परिवहनों का क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे, ताकि कच्चे माल को भारत के लाद कर बंदरगाह तक पहुंचाएं और फिर एक ले जाएं ब्रिटेन में। कपास ब्रिटेन से ले जाएं और अपने यहाँ गोल टोपी बनावें और फिर तुही लाई बेचें, कहाँ लियो गोल टोपी खरीद लो। ये काम करते थे ये लोग। ठीक, आगे सुनिए। 1854 में इसी व्यक्ति ने एक अधिनियम पारित किया था जिसका नाम है भारतीय डाक घर अधिनियम। भारतीय डाकघर अधिनियम। भारतीय डाकघर अधिनियम। अच्छा, ये हो गया डलहौजी के बारे में, तो आपको अपनी उत्तर मिल गया होगा। इसके अलावा कुछ और भी हैं। ये लॉर्ड रिपन कौन है, और लॉर्ड रिपन कौन है, याद रख लेना बेटा। लॉर्ड रिपन के काल में ही 2 चीजें, इसके बारे में 2 चीजें याद रखना। लॉर्ड रिपन के काल में ही पहली जनगणना, पहली नियमित जनगणना प्रारंभ किया गया था। कब, 1881 में। लेकिन बेटा हुआ पहली जनगणना कब किया गया था, तो पहली जनगणना किया गया था कब, तो पहली जनगणना किया गया था कब, 1872 में। और इस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड मेयो जी थे। कौन, लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली जनगणना हुआ था, लेकिन पहली नियत जनगणना किसके काल में हुआ है, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग वही है बेटा। कौन, भारत के प्रथम वायसराय। एक अधिनियम आएगा, कौन सा, एक अधिनियम आएगा बच्चे, रट्टा मार लेना, चार्टर एक्ट 1833 का। और इसी के तहत क्या काम किया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन जाएगा बेटा, भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे। ध्यान देना मित्र,
इसी के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1828 में क्या होगा, सती प्रथा का अंत होगा। और इसी के शासनकाल में यह सती प्रथा का अंत 1830 में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में होगा दोस्त। किसमें? और इसी के शासनकाल में बेटा क्या काम किया जाएगा, बॉम्बे और, रट लीजिए, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को किसमें डाल दिया जाएगा, ये डाल दिया जाएगा किसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद में। और भारत में केंद्रीयकृत व्यवस्था की शुरुआत होगी दोस्त। दास प्रथा का इसी के तहत अंत किया जाएगा 1833 के तहत। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में आपको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन के बारे में बेटा बहुत फेमस भी याद रखना आपको। 19 जुलाई कुछ किताबों में, कुछ स्रोतों में आपको मिल सकता है 20 जुलाई, लेकिन बेटा ध्यान से सुना, यूपी TSS की लोअर का पेपर हुआ था, उसमें 19 जुलाई एक्सेप्ट किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसकी घोषणा किया था, बंगाल विभाजन की। किसकी? बंगाल विभाजन की। फूट डालो राज करो की नीति के तहत बंगाल विभाजन की क्या किया था, घोषणा। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में बेटा 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में, कहां पर, कोलकाता के टाउन हॉल में, कोलकाता के टाउन हॉल में एक आंदोलन की शुरुआत होगी जिसे आप जानेंगे क्या, स्वदेशी आंदोलन। लेकिन बेटा स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित होगा, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित होगा, कांग्रेस का अधिवेशन होगा, बनारस का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। और यही गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या हैं, राजनीतिक गुरु हैं। दोस्त याद कर लीजिए, बंगाल विभाजन की घोषणा लागू कब होगा, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्त क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन के संबंध में किसका था, लॉर्ड कर्जन का था। किसका मामला था ये, लॉर्ड कर्जन का मामला था। ठीक है, तो हमने चारों गवर्नर जनरल को पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है किसे आत्महत्या की थैली। 1-2 सवाल मैं आपके लिए हर पेपर में छोड़ता हूं, आसान सा बात है, एकदम आसान सा बात है। जो बच्चे कमेंट में सही उत्तर देंगे वो मुझे इस नंबर पर अपने क्या काम करें, वो इस नंबर पर क्या काम करें, अपना फोटो भेजें। ठीक है, मैं आपका नाम यहां अपने साथ डिस्प्ले करूंगा। आपको बताना है किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। आसान सा सवाल है, एग्जाम में खूब आता है बायोलॉजी से संबंधित। ठीक है, कमेंट में बताना है। अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप क्या काम कीजिएगा, ये फोटो, ईमानदारी से उत्तर देना, गूगल करके उत्तर मत देना। ठीक है, ईमानदारी से उत्तर देना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको बताना है। ठीक है, आगे सुनिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो जरूर। ठीक है, और अगर सही उत्तर आया, जितनों का सही उत्तर आएगा सबके नाम का मैं PPT बनाकर यहाँ डिस्प्ले शो करूंगा। आगे देखिए, बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए क्यूज वगैरह का भी प्रावधान लाऊंगा। जो बच्चे सही उत्तर देंगे कुछ ना कुछ क्यूज उन्हें मिलेगा, कुछ ना कुछ पुरस्कार उन्हें मिलेगा। चलिए, मुद्रास्फीति के दौरान करों की दरों में से क्या होगा। अगर मुद्रास्फीति है बेटा तो सबसे पहले जान लो मुद्रास्फीति होता क्या है मित्र, है मुद्रास्फीति। देखो, इकोनॉमी बच्चों को बड़ा कठिन लगता है, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जल्द ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखिए, मुद्रास्फीति क्या होता है, ध्यान सुनना बच्चा। मुद्रास्फीति क्या होता है, तो अगर मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, जब मुद्रा की खरीदने, जब मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता, जब मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं दोस्त। क्रय शक्ति क्षमता का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर। यार आप पैसा लेकर गए, अब आप पैसा लेकर जाते थे 100 रुपए में तो ज्यादा सामान पा जाते थे, अब जाते हैं तो आप कम सामान पाते हैं। यानी वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में लगातार क्या वृद्धि, क्या दोस्त, लगातार वृद्धि, यानी महंगाई की तरफ बढ़ना। यानी मुद्रा की खरीदने की शक्ति, अगर मुद्रा की खरीदने की शक्ति क्या हो जाए, कम। और मुद्रा की खरीदने की शक्ति कब कम होगी, जब तुम्हारे जेब में खूब पैसा होगा। अब जब खूब पैसा होगा इसका मतलब यह है कि अगर हम करों की दरों में वृद्धि कर दें, अगर करों की दर में
क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तो आपके सामान से पैसा गायब हो जाएगा। और जैसे करों की दरों में वृद्धि करोगे बेटा, तरलता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तरलता जैसे कम होता है, तुम्हारे पास जैसे पैसा कम तैसे डिमांड कम, और जैसे डिमांड कम तैसे कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब मुद्रास्फीति होता है दोस्त, तब करों की दरों में क्या करते हैं, कमी करते हैं। और बेटा जब मंदी होता है, जब मंदी होता है, तब करों की दरों में क्या कर देते हैं, करों की दरों में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। जब मंदी होता है तब करों की दरों में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। अगला सवाल सुने, कह रहा जियोमार्ट पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, उल्टा होता है। बेटा आसान से, बहुत आसान सवाल है, बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, ठीक से देखिएगा क्या है ये जियो पिरामिड। तो पहले बात जानिए, पिरामिड कितने प्रकार से होते हैं। पिरामिड 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है बेटा संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड। एक होता है बेटा क्या, एक होता है क्या, जयो जयो भार, या फिर इसी को बोलते हैं बायोमास, बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड, इसको बोलते हैं बायोमास पिरामिड। और एक पिरामिड और होता है दोस्त, जिसे कहते हैं क्या, ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा पिरामिड होता है। तो पिरामिड 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, संख्या पिरामिड मतलब जहां पर बेटा, संख्या पिरामिड क्या होता है, जहां पर दोस्त, संख्या पिरामिड क्या होता है, जहां पर उत्पादक, जहां पर उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता और किसके, अपघटक के बीच, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बीच क्या दिखाया जाता है, संख्या का अनुपात, उसे क्या कहते हैं, संख्या पिरामिड कहते हैं। अब ये संख्या पिरामिड बेटा उल्टा और सीधा दोनों बनता है। संख्या पिरामिड आप उल्टा और सीधा दोनों बना सकते हैं, ध्यान से देखना। संख्या पिरामिड, अगर हम संख्या पिरामिड की बात करें घास के मैदान में, घास के मैदान में, तो घास के मैदान में क्या होगा संख्या पिरामिड, बेटा घास की संख्या क्या होगी, ज्यादा, फिर उस पर टिड्डे होंगे, टिड्डे के बाद उस पर क्या होंगे, बकरियां होंगे। यानी जैसे जैसे हम उत्पादक से दूर जाएंगे तैसे तैसे संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे जैसे उत्पादक से दूर जाएंगे संख्या में क्या आएगी, कमी। तो जब घास पिरामिड देखेंगे आप संख्या के आधार पर, तो इसको कुछ इस तरह बनाए हो दिखाया जाएगा। यानी सिरा क्या होगा, चौड़ा, आधार क्या होगा, चौड़ा, और सिरा क्या होगा बेटा, नुकीला। ये कुछ इस तरह दिखाया जाएगा क्या, संख्या पिरामिड। लेकिन इसी संख्या पिरामिड को दोस्त अगर इसी संख्या पिरामिड को पेड़ पर हम लोग दिखाएं, पेड़ पर दिखाने का प्रयास करें, तो अब बताओ उत्पादक कौन है, पेड़, फिर उसके ऊपर कौन है, पक्षियां। तो बच्चा बताओ, अगर इसी संख्या पिरामिड को हम लोग पेड़ पर दिखाएंगे, पेड़ पर दिखाएंगे, अगर संख्या पिरामिड को पेड़ पर दिखाया जाएगा, संख्या पिरामिड को अगर पेड़ पे दिखाया जाएगा तो कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। तब ये फिर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, क्योंकि पेड़ की संख्या कम है ना, उस पर आश्रित जीवों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये कैसा बनेगा, तो ये कुछ इस तरह बनेगा दोस्त, इस तरह, ये इस तरह बनेगा। यहां कैसे, पेड़, ये नीचे पेड़, पेड़ के बाद फिर जीव, फिर इसके ऊपर जीव, ठीक है। यानी संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, पेड़ का पिरामिड संख्या में कैसा बनेगा, उल्टा, और घास के मैदान का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा। एक पिरामिड और देखो बेटा, जयोभार पिरामिड। अब जयोभार पिरामिड ये भी बनता है उल्टा और सीधा, ये भी बनता है कैसे, उल्टा और सीधा दोनों बनता है। तो सीधा कैसे बनेगा, जयोभार पिरामिड हमेशा बेटा स्थल में सीधा बनेगा, स्थल में सीधा बनेगा, स्थल में सीधा बनेगा। जहां भी जीवभार लगोगे, जहां भी, तो जीवभार, जीवों का भार, लेकिन यही तालाब यानी जल में, ये जल में हमेशा उल्टा बनेगा। क्यों, जीवभार देखो तालाब में क्या होगा, तालाब में जब आप देखोगे तो किसका भार कम होगा, सबसे पहले शैवालों का भार कम होगा, फिर छोटी मछलियों का भार कम होगा, फिर उसके बाद बड़ी मछलियों का भार ज्यादा, फिर उससे बड़ी मछलियों का भार क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जब जयोभार देखेंगे, जयोभार, तो यहां पर पहले छोटी मछलियां,
फिर उससे बड़ी मछलियां, फिर उससे बड़ी मछलियां। तो छोटी मछलियों का भार ज्यादा है कि बड़ी मछलियों का भार ज्यादा है? बड़ी मछलियों का भार ज्यादा है। तो इसको कैसे करेंगे? उल्टा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उल्टा बनाएंगे, क्योंकि इनका भार कम और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तैसे तैसे भार क्या होगा? बढ़ेगा। तो जियो पिरामिड क्या बनता है? उल्टा और सीधा। स्थल में कैसा बनेगा? सीधा, और तालाब में कैसा बनेगा? उल्टा। एक बात और जान लेते हैं, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? तो बेटा ऊर्जा पिरामिड बहुत आसान है। ऊर्जा पिरामिड बेटा क्या बनेगा? सदैव सीधा बनेगा। सदैव सीधा बनेगा। ये सदैव सीधा बनेगा, ये उल्टा सीधा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बेटा उत्पादक सूर्य से ऊर्जा लिया कितना? 100%। ठीक है। अब प्रथम उपभोक्ता आ जाएगा। प्रथम उपभोक्ता आ जाएगा, तो जो प्रथम उपभोक्ता होगा ये इसका कितना पाएगा? ये इसका पाएगा कितना? 10%। ध्यान देना, लैंड उसका किसका? लैंडमार्क का। किसका? लैंडमार्क का। ऊर्जा का 10% का क्या है? नियम है। ऊर्जा का 10% का क्या है? नियम है। तो जैसे जैसे आप उत्पादक से दूर जाएंगे तैसे तैसे ऊर्जा का क्या होता जाएगा? ह्रास होता जाएगा। तो ये संभव ही नहीं है। तो ये हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, कह रहा यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यूएसबी देखो, यूनिवर्सल। यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल। यूएसबी होता है बेटा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ये होता है यूनिवर्सल। क्या? यूनिवर्सल सीरियल। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी। यूएसबी जानते हो ना, कंप्यूटरवा से डाटा कनेक्ट कर कर क्या काम करते हैं? एक मोबाइल यूएसबी को आपका चार्जरवा यूएसबी की तरह कार्य करता है। मोबाइल में क्या करते हैं? मोबाइल को लेते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं और मोबाइल का डाटा क्या कर लेते हैं? ट्रांसफर कर लेते हैं। यानी क्या काम करता है ये? पोर्ट किसके पोर्ट में? डाटा के पोर्ट में। यानी डाटा के आदान प्रदान में काम करता है क्या? यूएसबी। डाटा के आदान प्रदान में क्या काम करता है? यूएसबी काम करता है। अगला 200 कह रहा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? अब कुछ बौरहा क्या काम करेंगे? इसको लगा देंगे राष्ट्रपति ना। ये कौन करता है? किसको करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को करेगा। किसको करेगा? ये लोकसभा उपाध्यक्ष को करेगा। तो आइए लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान का बेटा अनुच्छेद 93 है। यही क्या काम करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का क्या करता है? प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 93। अब ध्यान सुनना, ये लोकसभा अध्यक्ष को का क्या होता है? निर्वाचन होता है बेटा। इसको किसका निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लेकिन ध्यान देना, इसके निर्वाचन की तिथि, निर्वाचन की जो तिथि है, ये तिथि की घोषणा कौन करता है? ये करता है कौन? राष्ट्रपति। ये कौन करता है? राष्ट्रपति। आपके एग्जाम में एक सवाल खूब पूछा जाता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब लोकसभा नवनिर्वाचित हो तब उसमें से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उससे प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। वो क्या काम करता है? वो एक ही काम करता है, स्पीकर को चुनने में सदन की क्या करता है? मदद। और जैसे स्पीकर चुन जाता है तैसे प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना ये बात। चलो अगला सवाल, कह रहा निम्न में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भैया बहुत फेमस सवाल जान रहे हैं क्या? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? पहले पारी डिटेल पूरा पढ़ा चुका हूं, भाग 3 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 12 से 35 तक है। कितने हैं बेटा? हुआ 6 हैं। कितने हैं? 6। कौन गायब कर दिया गया है? कौन? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? नहीं है। कैसे खत्म किया गया? कैसे खत्म किया गया? आपको अब ये सारी पूरी डिटेल इससे पहली वाले क्लास में बहुत विस्तृत बताया था, क्लास लंबा ना हो जाए, ध्यान सुनिएगा। अनुच्छेद 32 बेटा बताया था क्या? न्यायिक पुनरावलोकन, संवैधानिक उपचारों का क्या? संवैधानिक उपचारों का क्या? संवैधानिक उपचारों
का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का क्या था? अधिकार था। संवैधानिक उपचारों का इसमें क्या था? अधिकार था। और इसी में कितने प्रकार के रीट थे? इसी में बेटा कितने प्रकार के रीट थे? 5 प्रकार के क्या थे? रीट थे। और उन्हीं के द्वारा ध्यान सुनना, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट क्या है? मूल अधिकारों का क्या है? संरक्षक है, गारंटर है। और गारंटी दिया किसने है? अनुच्छेद 32 ने लिया है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा इनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है? तो ये तो आए दिन पेपर में आते रहते हैं, आप जाने रहे। सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है? चांदी। इसका परमाणु भार आपको याद रखना है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? 47 होता है। कितना होता है? 47 होता है। चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा चालक है। अब लेकिन चांदी से भैया तार तो नहीं बना सकते हो। पता चला घर में सवेरे तार गायब, रात में कट गया, महंगा धातु है। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आइए समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना का पहला सिफारिश किसने किया था? हिल्टन, रट्टा मान लो बेटा, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन कब बना था? ये 1926 में बना था। और हिल्टन यंग कमीशन के बाद एक समिति और बनाएगी, क्या? केंद्रीय जांच समिति। केंद्रीय जांच समिति। और यह कब बनाया गया? 1934 में। और इन दोनों के सिफारिश को क्या किया गया? माना गया। तो इन दोनों के सिफारिश को मान लिया गया। और इन दोनों के सिफारिश को मानकर क्या काम किया गया? आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया। और इसी के तहत क्या काम किया गया? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या किया गया? स्थापना किया गया। ध्यान देना बेटा, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर होगा ये 1935 से 1937 तक कहां होगा? कोलकाता में होगा। कहां होगा ये? कोलकाता में होगा। 1937 के बाद मुख्यालय कहां पहुंच जाएगा दोस्त? तो मुख्यालय पहुंच जाएगा कहां पर? मुंबई। कहां पर? मुंबई में। इसके बाद आरबीआई में बस एक बात आपको अभी के लिए फिलहाल और बता दे रहे हैं, वो क्या है? वो है बेटा क्या कि इसके बाद आएगा क्या? आरबीआई विनिमय अधिनियम। आरबीआई विनिमय अधिनियम 1949। और इसी के तहत आरबीआई क्या क्या किया जाएगा? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक के रूप में क्या करेगी? कार्य करेगी। ठीक, यानी आरबीआई शुरू में एक निजी बैंक था, इसका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया दोस्त। आगे कह रहा नर्मदा बचाओ आंदोलन से किसका नेतृत्व आरंभ हुआ था? भैया साहब कहीं पर इसमें होंगे मेघा पाटंगर। भैया किसके लिए किया गया था? ये मेघा जी ने किसके लिए किया था? नर्मदा पर एक बांध बन रहा था। कौन सा बांध? गुजरात में बेटा। कौन सा बांध? 1986 की बात है। गुजरात में बांध बन रहा था। कौन था? सरदार सरोवर बांध। और इसी सरदार सरोवर बांध के विरोध में जो मेघा पाटेकर हैं, इन्होंने क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। वर्तमान में इसी सरदार सरोवर बांध पर अगर आप ये मूर्ति देख पाएं तो इस मूर्ति का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, द लौह पुरुष ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री की मूर्ति है, जिसको क्या है? ये स्टैच्यू ऑफ इंडिया। आगे देखिए, ठीक है, सॉरी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक बात आपको और बताना है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन तो कहो सर मेरे पड़ोस वाली से नहीं, पड़ोस वाली से ना समझे थे बहुरा पागल। ये किससे संबंधित है? पर्यावरण बचाओ आंदोलन से। और चिपको आंदोलन से कौन व्यक्ति जुड़ा है? रट्टा मार लो नाम, सुंदरलाल बहुगुणा। पेड़ावत जाए चपक जा रहे काटो ना, तो चिपको आंदोलन याद रख लेना। ठीक है दोस्त, तो यह है मेघा पाटेकर। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे लोकमान्य के नाम से जानता? आसान सी बात है, बाल गंगाधर तिलक।
किसे? लोकमान से, लोकमान बाल गंगाधर तिलक। किसे जानता? बाल गंगाधर तिलक को। आप सब जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्ट्रिक्ट, जो बच्चे नहीं देखे वो देख लें, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ये तो आप जान ही रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या काम किया था? श्रीमती एनी बेसेंट से मिलकर होम रूल लीग की स्थापना। कब? 1916 में, ठीक है। आगे सवाल कह रहा, राज्यसभा के लिए मनोनीत, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र। तो इसमें बेटा उत्तर ही सही नहीं दिया हुआ है। चलचित्र अभिनेत्री असल में रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मणी देवी थी वो, और रुक्मणी देवी का इसमें टाइप आंसर नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में मनोनीत हुई थी वो रुक्मणी देवी थी, और लेकिन रुक्मणी देवी इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो ये कहीं ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसमें कोई बात नहीं। मधुबाला, नरगिस दत्त नहीं, कमानी कौशल नहीं, ये सबसे पहले कौन थी? रुक्मणी देवी थी, जो राज्यसभा के लिए क्या हुई थी? मनोनीत हुई थी। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो बेटा संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है। आगा खां ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? हॉकी से। ध्यान सुनना, ये जो फुटबॉल है ये देता कौन है? ये जो संतोष ट्रॉफी देता कौन है? भारतीय फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल, देखो गलत लिख दिया मैंने, भारतीय फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल महासंघ यही देता है क्या? भारतीय फुटबॉल महासंघ यही देता है क्या? संतोष ट्रॉफी। किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा विश्व में प्रथम बार बनने वाली प्रथम भारतीय महिला विश्व सुंदरी, प्रथम विश्व सुंदरी भैया रीता परियार कब बनी थी? 1966 में बनी थी। प्रथम मिस वर्ल्ड पूछा है। सुष्मिता सेन क्या थी? ये प्रथम मिस यूनिवर्स थी, ये प्रथम मिस यूनिवर्स थी, ये प्रथम मिस यूनिवर्स थी भैया। कब बनी थी? 1994। दूसरी मिस यूनिवर्स कौन थी? तो लारा दत्ता थी। कब बनी थी? सन 2002 में, सन 2002 में लारा दत्ता। ऐश्वर्या राय आप जान ही रहे, ये भी क्या थी? मिस वर्ल्ड थी। अगला सवाल दोस्त कह रहा सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये तो आप जान ही रहे हैं। कोई तारा कब तक है? जब तक उसके केंद्र में क्या हो रहा है? जब तक उसके केंद्र में हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम। हाइड्रोजन में क्या, हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में परिवर्तित। तो इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। और यही कभी खत्म नहीं होता। तो नाभिकीय विखंडन जी नहीं। परमाणु किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। लेकिन हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होगा? नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। रासायनिक पेट्रोलियम नहीं, नाभिकीय संलयन। किस पर? नाभिकीय संलयन। यही सूर्य की ऊर्जा का, जिस दिन सूर्य के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा उसका नाभिकीय संलयन बंद हो जाएगा। जब हम लोग खगोल शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा मैं आपको। कह रहा शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमेशा गर्म क्यों करती है? बेटा दो पतली कमीज क्या करेगी? अधिक मोटी हो जाती है, अतः ऊष्मा के संचरण को क्या कर लेती है? रोक लेती है। देखिए आपने एक पतली कमीज पहना, एक पहना तो ऊष्मा संचरण मोटा कर देगा, लेकिन अगर आपने दो पहना तो एक से ऊष्मा जो संचरण हुआ, जो ऊष्मा निकल रहा था वो क्या एक ने रोका? मान लेते हैं 20% एक ने रोका और 20% दूसरे ने रोका, तो कितना परसेंट रोक लिया? 40%। तो सही जवाब क्या होगा? ये। अगर ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है, ये भी सही होता, लेकिन उसने पूछा क्या था? एक मोटी कमीज की जगह, ठीक है। तो सवाल ये सही था। कह रहा ग्रीन हाउस नाइट्रेट ऑक्साइड मीथेन पैदा करने में सबसे अधिक भूमिका किसकी है? तो हरे पेड़ पौधों की है। मीथेन ये सब बेटा याद रखना। नाइट्रेट ऑक्साइड, मीथेन, CO2, CO, CFC ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव वाली क्या हैं? गैसें हैं। ये सब कैसी गैसें हैं बेटा? ये सब के सब ग्रीन हाउस प्रभाव वाली क्या हैं? गैसें हैं, ठीक है। तो आज के ये 21 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आपके क्या हुए? कंप्लीट हुए। दोस्त जो पढ़ना है कमेंट करो, मंडे लेकर आते हैं आपके लिए ज्योग्राफी की एकदम पूरी फाउंडेशन क्लास। यूट्यूब की दुनिया में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। पूरी जीएस पढ़ाऊंगा मैं आपको, एकदम ज्योग्राफी नए अंदाज में पूरा मैप पर पढ़ाऊंगा आपको। कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बैच आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आपको कुछ ही बैच परचेज करने की जरूरत नहीं, खासकर जीएस के लिए। मैं वादा करता हूं आपको पूरी जीएस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद मित्र।